नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में, जहां हम हर कमोडिटी विशेष के हर एपिसोड में आपके लिए कुछ खास कमोडिटी पर चर्चा करते हैं। और आज कमोडिटी विशेष में हम चर्चा करने वाले हैं मसालों को लेकर और साथ ही ग्वार को लेकर। इन दोनों काउंटर्स में, मसालों में खास करके हल्दी, जीरा और धनिया, और ग्वार सीड और ग्वार गम, इन 5 कमोडिटी में आपको क्या करना है। और इस पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए, एक लॉन्ग टर्म राय देने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दिनेश पटेल हैं, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के। पुखराज चोपड़ा हैं, एग्री एक्सपर्ट है। हार्दिक सारदा हैं, हल्दी के कारोबारी है। और अमित खरे हैं, जीसीएल से गंगानगर कमोडिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही सवाल कर लेते हैं। शुरुआत मसालों के साथ करते हैं। जिस तरह की वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं मसालों में, सबसे पहले जीरे में बताइए, जो पोजिशनल बायर हैं या जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए बाई करना चाहते हैं, उनके लिए अब जीरे में क्या सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको, अमित जी? नमस्कार सुमन जी। मेरे को लगता है, जैसा कि मैं अभी चार्ट देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ट्रेंड काफी नेगेटिव बना हुआ है चार्ट के हिसाब से। अभी नियर टर्म में लग रहा है कि 23,650 के आसपास के भाव जो है करंट वायदा जीरे में आ सकते हैं। तो वो एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडर्स के लिए। 23,650 के आसपास अगर जीरा मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी का ट्रेंड लेके चलना है। 23,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा। ट्रेडर्स इसमें 27,000 के आसपास तक के टारगेट रख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट टर्म का व्यू दिया है जी। विष्णु जी, अगर मीडियम टर्म की तरफ जाए, थोड़े अगर चार्ट अगर लंबा अगर आप देखें तो क्या लग रहा है आपको, अगर वीकली चार्ट पे अगर किस तरह का दिखाई दे रहा है जीरा यहाँ से? देखिए अभी भाव जो है 25,300 के आसपास है। अभी 2 से 4 दिनों के लिए तो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन देखा जाए तो 23,500 23,650 के आसपास एक बार एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा चार्ट पे। वहां से मोमेंटम अगर आता है तो पहला लेवल जो रहेगा वो 27,000 के आसपास का। ये 27,000 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो जरूर उसमें एक बार 30,000 तक के भाव वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रेंज अगर मैं मीडियम टर्म की भी बात करूं तो 23,000 से लेके ऊपर में 30,000 तक की रेंज मीडियम टर्म में जीरे की रह सकती है जी। विष्णु जी, ओके, चलिए, तो ये बात जीरे को लेकर हो गया, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जीरे का ग्राउंड मार्केट में जीरे की क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल्स, नई फसलों की शुरू हुई है कि नहीं, ये सब जानते हैं। हमारे साथ पुखराज जी भी हैं, एग्री एक्सपर्ट, और दिनेश पटेल हैं, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के। दिनेश जी, सबसे पहले आप बताइए, जीरे की क्या नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है ऊंझा में? क्या रिपोर्ट है सर? ऊंझा मंडी में अब जीरे की आवक थोड़ी शुरू हो गई है। एक्चुअली हार्वेस्टिंग सीजन करीबन 15 फरवरी के बाद शुरू होती है। अभी थोड़ा बहुत माल आ रहा है, करीबन 300-400 बोरी के आसपास नया जीरा। इस साल वेदर अभी बहुत पॉजिटिव है और क्रॉप भी बहुत बड़ा है। इस बार करीबन 12 लाख हेक्टेयर के आसपास उसकी स्विंग हुई है और अभी क्रॉप की जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी है। इसलिए इस बार लगता है कि करीबन 90 लाख के आसपास क्रॉप आएगी। तो इस बार अच्छा क्रॉप है और 15 दिन के बाद फुल स्विंग में सीजन शुरू हो जाएगी। ओके, और डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट डिमांड है, उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है? दिनेश जी, आपसे सवाल है। जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो न के बराबर है और पूरी जो सिस्टम है वो भी एंड टू माउथ है। सबके पास जीरा नहीं है, बायर्स को भी जीरा लेना है। तो इनिशियली जो अभी भाव चल रहा है इसमें कोई ज्यादा बड़ी गिरावट आने वाली लगती नहीं है। फार्मर किसान किस तरह से माल बाजार में लेके आता है ये भाव में, उसके ऊपर बाजार का रुख दिखाई पड़ेगा। ये भाव में शायद स्टॉकिस्ट भी स्टॉक करने आएंगे और 25-30 लाख बोरी तो वैसे भी किसान के घर में रह जाता है। तो लगता है कि ये भाव जो है अभी 5,000-6,000 के बीच में वही सस्टेन करेगा। आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन एक्सपोर्ट पर कुछ और क्लैरिटी चाहिए। दिनेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या इंटरनेशनल मार्केट में जो अपना भाव है, क्या वो उतना कॉम्पिटिटिव है? और आगे एक्सपोर्ट मांग को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या सेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? किस तरह की डिमांड की उम्मीद आप वहां से कर रहे हैं? अभी जो ये भाव है वो सबको इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बराबर है और ये भाव में डिमांड भी अच्छी है। और बाहर से भी, वैसे रमजान शुरू होने जा रहा है तो उसकी भी डिमांड अभी बाजार में है।
इसलिए अभी तो बाजार में अच्छे व्यापार, जो पुराना जो भी माल बचा हुआ है वो भी ये सीजन में खत्म हो जाएगा, इसलिए बाजार ये भाव में अभी टिका रहेगा। पुखराज जी, आप बताइए, आप भी अभी कोटा में जो सेमिनार हुआ था राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की, वहाँ पे आपने वहाँ उस सेमिनार में आप शामिल हुए, वहाँ से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है, क्या लग रहा है? हालांकि उन लोगों ने उत्पादन को लेकर तो कुछ साफ नहीं किया, सिर्फ बुआई के नंबर्स पर भी ही वहाँ पे क्लैरिटी मिली, लेकिन उसको देखकर क्या उम्मीद आपको जीरे में लग रहा है यहाँ से, पुखराज जी? देखिए, वहां पर लोगों से बातचीत करने के बाद में और दूसरी जगह भी बात करने के बाद में ये मिला कि इस बार 45 से 50 लाख बोरी जीरा गुजरात में और 50 से 55 लाख बोरी जीरा राजस्थान में आएगा। यानी लगभग 1 करोड़ बोरी या 1 करोड़ 5-10 लाख बोरी, यानी 1 करोड़ प्लस ही जीरे का उत्पादन होने का अनुमान है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब फसल अच्छी होती है तो उसकी ग्राहकी भी कमजोर होती है, क्योंकि बायर आगे बढ़कर नहीं आता। यही अभी जीरा में हो रहा है कि जो डोमेस्टिक डिमांड होनी चाहिए, वो डिमांड देखें तो कमजोर है, क्योंकि जब आगे भाव घटते हुए दिखाई दे रहे हैं या फसल अच्छी दिखाई दे रही है तो डिमांड कमजोर रहती है। पिछले साल जिस तरह से फसल कम थी और डिमांड आई थी, तो डोमेस्टिक में जिस व्यक्ति की सालाना बिक्री 10 बोरी जीरा की होती है वो 20 लेके गया, 20 की होती है वो 40 लेके गया। तो इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार डोमेस्टिक ग्राहकी भी 3 टुकड़ों में आएगी। तो ये मार्च के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से किसान माल लाता है और किस तरह की डोमेस्टिक ग्राहकी आती है। जहां तक फसल की बात है, मेरे ख्याल से लगभग लोग सहमत थे कि 1 करोड़ बोरी, 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास आए। विष्णु जी, 90 लाख बोरी से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान ये दिनेश पटेल साहब भी कह रहे हैं, और आपको भी लग रहा है, आप जो वहाँ के जितने भी कारोबारियों से आपकी बात हुई होगी, जो लोग ग्राउंड से आए भी होंगे, तो 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख तक की उम्मीद की जा रही है। अब दिनेश पटेल साहब, आपसे मेरा सवाल होगा कीमतों को लेकर, क्या लग रहा है आपको? क्या यहाँ से आपको मंदी दिख रही है? हालांकि आपने कहा है कि यहाँ से बहुत गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? और क्या अप्रैल मई के आसपास थोड़ी और मंदी, कुछ और बार्गेन बाइंग का मौका मिलेगा, एक निचले लेवल पे खरीदारी का मौका मिलेगा? रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या वो वहां पर बेहतर मौका होगा मध्य अप्रैल मई के आसपास? आप क्या कहेंगे दिनेश जी? जीरे में थोड़ा बहुत गिरावट थोड़ी आएगी, लेकिन ये इनिशियली तो क्या बाहर से डिमांड भी काफी बनेगी, इसलिए हाल में इतना नहीं गिरेगा। लेकिन मिड अप्रैल या तो मई की शुरुआत में तभी जो माल आएगा उसी टाइम जो भी स्टॉकिस्ट है उसको स्टॉक करना चाहिए, यही मेरी राय है। ओके, चलिए, तो जीरे को लेकर आपने स्थिति समझी, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कि ग्राउंड की क्या स्थिति है। फंडामेंटल तौर पर जो डेटा है उसके हिसाब से, उत्पादन के नंबर्स का जो अनुमान है उसके हिसाब से भाव क्या हो सकते हैं। और अमित खरे ने आपको पोजिशनली भी आपको बताया, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या थोड़े 1-2 महीने का व्यू रखते हैं, उनके लिए किस तरह का आउटलुक है, क्या प्राइस किधर जा सकते हैं, ये आपने सुन लिया। चलिए, लेकिन अब धनिया की बात कर लेते हैं। दिनेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। धनिया का उत्पादन जो नंबर्स आ रहे हैं, वो जो बुआई के नंबर है वो गुजरात में तो काफ़ी कम है, राजस्थान में भी थोड़े कम है, हालांकि एमपी में पिछले साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी कम है नंबर। क्या लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर, क्या संकेत मिल रहा है आपको धनिया को लेकर दिनेश जी? गत साल तो काफी प्रोडक्शन बहुत बम्पर था, उसका स्टॉक भी अभी बाजार में कई लोगों के पास पड़ा है। धनिया अब नई सीजन शुरू हो गई है, अभी गोंडल या सौराष्ट्र से ऊंझा में भी उसकी आवक शुरू होने तैयारी है। लगता है कि ये धनिया में जो अभी जो भाव है फिलहाल तो ये 80 के आसपास ये भाव बराबर है, वो सस्टेन होंगे। राजस्थान में जो क्रॉप है उसकी साइज तो लास्ट ईयर के जितनी ही है, लेकिन गुजरात में कम है, तो ये भाव जो अभी है वो शायद मिड अप्रैल तक तो यही सस्टेन होगा। क्या लग रहा है आपको दिनेश जी, क्या मौजूदा स्तरों पर क्या ये वैल्यू बाइंग है, धनिया की खरीदारी समझदारी होगी क्या? ज्यादा गिरेगा नहीं ऐसा लगता है ये भाव में, लेकिन अभी नया क्रॉप आएगा, बाद में ही ये वैल्यू बाय बनेगा। अब धनिया, आप उस सेमिनार से धनिया के बारे में भी लोगों से बातचीत होगी, हालांकि सेमिनार में उन्होंने सैटेलाइट के जरिए जो खेती का रकबा है उस पर तो बातचीत हुई, लेकिन उत्पादन को लेकर आपने ऑफलाइन भी बातचीत की होगी, वहां के कारोबारियों से भी आपको सेंस मिल गया होगा। धनिया को लेकर आपको क्या लग रहा है, वहां पर क्या अनुमान है सर?
देखिए, जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ नया एरिया में धनिया की बिजाई हुई है, जबकि पहले के एरिया है उसके अंदर थोड़ा कम हुआ है। टोटल मिलाकर जो सामने आता है पूरे भारत में, वो धनिया की बिजाई का 60% मान रहे हैं कि 60% की बुआई हुई है। पिछले साल बम्पर था, पर जो नॉर्मल फसल होती है उसके अनुसार ही इस साल की फसल है। और ऐसा मानना है कि इस बार गुजरात में 40 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में 50 लाख बोरी और राजस्थान में 20 से 25 लाख बोरी धनिया की पैदावार होगी। तो ये कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख बोरी, 1 करोड़ 20 लाख बोरी के आसपास ये पैदावार बनती है। और 80 लाख का पिछली बार बड़ी क्रॉप होने से 80 लाख का कैरी ओवर स्टॉक बचा हुआ रहा है। जहाँ हमने वहाँ बात की खपत के बारे में, तो ऐसा मिला कि 1 करोड़ 40 लाख बोरी की खपत है। एक्सपोर्ट यदि ठीक हो जाता है 15-20 लाख का, तो वो उसको एक्स्ट्रा मान ले खपत में। तो कुल मिलाकर जो धनिया में निकल के ये आया कि अभी धनिया में न तो बड़ी तेजी है न बड़ी मंदी है। ये 7,000 के आसपास आए तो फ्यूचर मार्केट में लेना जैसा हो जाएगा, और 90-95 के आसपास आए तो बेचने जैसा हो जाएगा। मतलब इसी रेंज में घूमता दिखाई देगा धनिया, ऐसा सभी लोगों का मानना था। और सेमिनार में भी लगभग यही निकल के आया, चूंकि वहाँ धनिया का पैनल भी सबसे बड़ा था, तो उसमें हर तरफ के लोग थे। उनसे यही बात निकल के आ रही थी, और ऑफलाइन बात करने पर भी यही बात सामने आई। 7,000 से 9,000 9,500 ये एक रेंज इन्होंने दे दिया। यानी आपको और अगर रिस्क कम लेना है, रिवॉर्ड बेहतर चाहिए, तो 7,000 रुपए तक का भी वेट कर सकते हैं। आप बताइए अमित जी, टेक्निकली आपको धनिया कैसा दिख रहा है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए? 1-2 दिन के लिए नहीं, थोड़ा सा लंबा नजरिए के हिसाब से बताइए किस तरह की चाल रहेगी, कहाँ एंट्री करे और कहाँ एग्जिट करे। बिल्कुल, मैं पुखराज जी का आपको उत्साह की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो बेस्ट बाइंग जो लेवल्स हैं धनिया के लिए, वो 7,000 और 7100 के आसपास के लिए। अगर ट्रेडर थोड़ा सा वेट कर सके तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। अभी 400 से 500 पॉइंट की गिरावट मौजूदा स्तरों से इसमें देखने को मिल सकती है। उन स्तरों से प्राइसेस अगर चलते हैं तो मेरे को लगता है पहला लेवल 8160 रुपए का और दूसरा लेवल 9,000 के आसपास तक का हो सकता है। तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखेंगे तो 7100 7,000 के आसपास का माल अट्रैक्टिव रहेगा लेने के लिए। और 8160 और 9,000 तक के भाव जो है मीडियम टू पोजिशनल बेसिस पे मिल सकते हैं जी। ओके, हमने कई एनालिस्ट से बातचीत की थी, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि 7,000 से 7,100 7,200 के आसपास आप एंट्री का मौका देखें और ऊपर में फिर से 8,000 के ऊपर जाएगा। 8160 जैसा अमित जी पहला टारगेट दे रहे हैं, फिर आगे 9,000 भी दिख सकता है। अब आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे मेरा ये होगा कि धनिया की घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर क्या स्थिति है? घरेलू डिमांड में सबके पास पाइपलाइन खाली है, तो घरेलू डिमांड भी आएगी और डिमांड अच्छी बनी रहेगी इस साल। धनिया और जीरा और सभी सीड स्पाइस में इस बार डिमांड अच्छी है। ओके, चलिए अब हल्दी की बात कर लेते हैं। हमारे साथ हार्दिक साडा हैं। हार्दिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी समय से वेट भी कर रहे हैं। हल्दी पे सबसे पहले बताइए कि अराइवल्स की क्या स्थिति है, कब से नए सीजन की अराइवल्स कब से आ रही है, कब शुरू हो रही है सर? सर, हल्दी की अराइवल निजामाबाद एरिया और सांगली एरिया, इस एरिया में थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है। आज वसंत पंचमी है। हल्दी का मुहूर्त पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से होता है। माँ सरस्वती को वंदन करके हल्दी का पूरे भारतवर्ष में स्वागत किया जाता है। उसके पहले ही भाव के आकर्षण के कारण से किसान लोगों ने अपना माल निकाल कर लेके आया भी है और अच्छे तरीके से निजामाबाद में लगभग अभी तक 70 से 75 हजार बोरी हल्दी निजामाबाद में बिक चुकी है और 40 से 50 हजार बोरी सांगली में हल्दी राजापुरी बिक चुकी है। गुंडलपेट जो एरिया है कर्नाटक का, उसमें जो अभी जो हल्दी आ रही है वो कर्क्यूमिन वाले एक्सट्रैक्शन वाले परचेस कर रहे हैं। अब आने वाले 15 दिन के बाद में हल्दी की जो आवक है, यहाँ एक चिंचनी यात्रा होती है, उसके बाद आवक सभी जगह पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु, तेलंगाना में निजामाबाद और सांगली में चालू होगी। और 15 मार्च के बाद धीरे धीरे इरोड के जो दूसरे सेलम सेंटर है और मराठवाड़ा जो हल्दी का सबसे बड़ा सेंटर आज बन गया है, वहां पे 15 मार्च को शुरू होगी और 15 अप्रैल से धीरे धीरे बढ़ेगी। और यील्ड को लेकर जी चिंता थी। मैं अभी पिछले हफ्ते ही बसमत गया हुआ था, जो सबसे बड़ा मंडी अभी है आवक के हिसाब से अगर कहे तो, जहां पर यील्ड वहां के कारोबारी कह रहे थे कि यील्ड 20% कम और उत्पादन 25% कम रहने का अनुमान है। इसमें आप कुछ ऐड करेंगे?
सर अभी मैं भी मसमत 4-5 दिन पहले ही मैं पूरा विदर्भ एरिया, मराठवाड़ा एरिया और पूरा एरिया भी सर्वे करके आया। वहां स्टार्टिंग में भाव कम होने के कारण से सोइंग कम हुई, उसके बाद बारिश के कारण से हल्दी खराब हुई। तो पिछले बार जो तेजी आई, जो 65 रुपए का हल्दी 170 रुपए बना, उसमें ये बहुत सारे कारण आ गए। लेकिन जब सोइंग का पीरियड था तो 30% सोइंग किसानों का कम हो चुका है। और जो इस बार बारिश समय पे जहां जब बारिश चाहिए उस टाइम बारिश नहीं मिलने के कारण से क्रॉप में करपा बोल की जो बीमारी होती है वो बीमारी भी वहां पे लगी है। और यील्ड भी काफी समय पे पानी नहीं मिलने से कम आ रहा है। कोई कोई एरिया में तो 50% तक यील्ड कम दिखाई दे रहा है, कोई एरिया में 100% दिखाई दे रहा है। अगर अपन एवरेज देखा जाए तो 25 से 30% का यील्ड कम और 25 से 30% का सोइंग कम। एवरेज देखा जाए पिछले साल जो फसल आई 40 से 45 लाख बोरी, तो एवरेज में पूरा कहाँ पे बहुत बढ़िया फसल है, कहाँ पे बहुत खराब फसल है। तो 50% का फसल आने का अनुमान आने वाले समय में देखा जाएगा। किसान लोग माल निकालना, हार्वेस्टिंग जब निकालेंगे इसको, तब पक्का इसको अपना अनुमान आएगा। लेकिन आज ऊपर से देखते हुए पिछले साल के मुकाबले 50% ही हल्दी आने की संभावना है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब प्राइस के हिसाब से इनसे बात करेंगे। हार्दिक जी आप बने रहिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अमित खरे, आप बताइए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हल्दी में कहां पे मौके दिख रहे हैं, किन स्तरों का वो इंतजार करें, कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट? जी विश्वन, ये हल्दी इस बार काफी अट्रैक्टिव लग रही है। लास्ट ईयर भी काफी अट्रैक्टिव मूवमेंट रहा। इस बार भी लग रहा है कि आगे चल के काफी अच्छा फ्यूचर इसका होगा। अगर एंट्री के लिहाज से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखो तो 14,000 के आसपास इसमें बेस्ट एंट्री रहेगी। 16,000 से लेके 18,000 तक के टारगेट इसमें नियर टर्म शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं पूरे साल का व्यू लेके चलूँ तो मेरे को लगता है 12,000 एक अच्छा बेस रहेगा पूरे साल के लिए। अराइवल के टाइम पे अगर थोड़ा सा अराइवल का प्रेशर आता भी है तो मेरे को लगता है 12,000 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल पूरे साल का जो इसका मेरे को रेंज लगता है वो 12,000 से लेके 18,000, और 18,000 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो 21,000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में बॉटम 12,000, ऊपर में टॉप 21,000, ये पूरे साल का व्यू है। 16,000 से 18,000 तक का टारगेट अमित जी को लग रहा है और 12,000 के नीचे जाता नहीं दिख रहा है पूरे साल में। आप बताइए हार्दिक, आपको क्या रेंज दिख रहा है? सर हल्दी का रेंज एक शॉर्ट टर्म के लिए अलग बनाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए अलग बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी अभी जो फसल आएगी, इतने भाव में पहली बार हल्दी का ट्रेड हो रहा है। तो मसाला मंडी आज लगभग जितने भी ये जो बड़े यूजर है सबके पास मार्च तक का माल है। तो इनकी बाइंग अभी 15 फरवरी से आप 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। तो लोगों को आने वाला फसल 50% जो दिखाई देगा, तो सारे मसाला इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट हो वो माल लेने के लिए, क्योंकि साल भर का माल प्रोक्यूरमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पिछले साल भी पीक अराइवल में भाव डबल हो गए थे, तो अपने यहाँ पे ये पहला साल ऐसा हो रहा है कि आने वाली फसल ये लगभग 50% के आसपास अनुमान किया जा रहा है। अगर यह अनुमान सही होता है और अराइवल जैसे पिछले बार सांगली की अराइवल और निजामाबाद की अराइवल 15 अप्रैल के आजू बाजू खत्म हो गई थी, अब ये देखा जाएगा कि जो 50% फसल कम है और अगर 31 मार्च के आजू बाजू अगर किसान अपने को मौका दे दे, मालूम पड़ जाएगा कि अराइवल खत्म हो गई है, तो वहां पे सटोडिया हो या बाइंग पोजीशन हो या एक्सपोर्टर हो, वो अब उनका मन उठेगा कि हल्दी अपने को साल भर की लेनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो हल्दी लेनी पड़ेगी वो आने वाले मार्च तक लेनी पड़ेगी। तो अपने को इस लेना चालू करें, 12,000 तक लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हर भाव में एवरेज करके लेवे। भविष्य यह शॉर्टेज का साल है, मैंने पिछले साल भी कहा था। अब आने 2024 हल्दी यह सोना बनेगा और जीरे से भी बड़ी तेजी हल्दी में आ सकती है। इसका सिर्फ अपने को देखना पड़ेगा कि जो फसल हम अनुमान कर रहे हैं 50% का फसल, वो अगर फसल 50% आ जाता है तो हल्दी को 400-500 रुपए किलो होने से भी अपने को कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक बड़ी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है। चलिए देखेंगे क्या होता है आगे। चलिए ग्वार की फटाफट से बात कर लेते हैं। मसालों पर काफी बात हो गई। पुखराज जी, ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों काफी समय से बहुत तेजी की उम्मीद में ना जाने कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये चलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हो रहा है सर ग्वार में? ग्वार तो वायदा बाजार में वो हो रहा है कि जो सबसे हॉट कॉमोडिटी थी एमसीडीएक्स की, उसकी हालत ये है, रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं की महफिल में।
हम आज गुनहगारों की तरह। तो इसके सारे फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद भी ग्वार में वो चाल नहीं आई लंबे समय से, और अब भी वो चाल नहीं आ रही है। देखिए अभी हाजिर में जो अराइवल्स है वो 13 से 15,000 बोरी के बीच में आ रही है। जो मिलों की क्रेशिंग है वो 28 से 30,000 बोरी के बीच में है, और जो निर्यात होना चाहिए गम का वो उम्मीद के मुताबिक ही 27 से 28,000 टन औसत का आ रहा है। तो ऐसे में इसके भाव भी बढ़ने चाहिए थे, इसमें नए स्टॉकिस्ट भी आने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और किसान ने भी इस बार हाथों हाथ माल निकाल के खेत से बेचा, इस बार रोका नहीं। पर ये तेजी क्यों नहीं आई और फंडामेंटल के अनुरूप क्यों नहीं चला, इस बात का जवाब तो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगा। कारण कोई भी गिना सकता है कि मंदी इस वजह से आई, कोई कहेगा लिक्विडिटी की कमी है, पैसा शेयर मार्केट की तरफ चला गया, या ये जो वॉल्यूम कम होना, लोगों की निराशा इसके प्रति होना, ये सारे ही कारण इसमें विश्व मोहन जी लागू हो गए हैं। बाकी इसमें फंडामेंटली क्या मंदी का कोई कारण नहीं था, और कारण है भी नहीं अभी भी। ओके जी। पुखराज जी, एक और मेरा सवाल आपसे होगा, क्या मार्केट का दायरा बड़ा नहीं हो रहा है? ये भी एक वजह है। क्या हमें नए मार्केट भी तलाशने होंगे ग्वार को लेकर, गम को लेकर? नए मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हर एक्सचेंज को एक बायर की जरूरत होती है, यहाँ बायर की शॉर्टेज है। पूरे आप एग्री मार्केट में देखिए तो बायर की शॉर्टेज चल रही है। बायर की शॉर्टेज चलने की वजह से इसके अंदर जो तेजी का रुझान नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्पोर्ट में ऊंचा बिक रहा है, फ्यूचर में नीचा बिक रहा है। और मजे की बात तो ये है कि स्पोर्ट ऊपर है, फ्यूचर नीचे है, फिर भी माल डीमेट में लगता जा रहा था। तो इस ये कारण तो देखने हैं, इसमें नई मार्केट तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। जो मार्केट है अपने आप में वो इंडस्ट्रियल सफिशिएंट है। कमोडिटी है। अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, अगर हम नए इंडस्ट्री को जोड़े, नए देशों को जोड़े जहां पे इस तरह के सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, अगर उनको भी ये सप्लाई की जाए तो मार्केट का दायरा तो बड़ा ही होगा। वो मेरा सवाल था। वायदा हाजिर की तो बात हम रोज करते ही हैं। शुक्रिया। वक्त कम है पुखराज जी, ज़्यादा ग्वार पर बात नहीं हो पाएगी। अमित जी आपका भी, दिनेश जी और हार्दिक जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी विशेष को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।